नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे ही हम उनसे खुद बात करेंगे और अपना अपना इंट्रोडक्शन वो लोग खुद ही देंगे और इसके बाद कुछ सवाल। उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन सर। हवलदार यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आजमगढ़। सर सुनील कुमार यादव, समाजवादी पार्टी आजमगढ़। ये था हमारे जो साथ गेस्ट हैं उन लोगों का परिचय। सर, सवाल हमारा ये है कि अभी जिस तरह से चुनावी मुद्दे चल रहे हैं और बिहार में जो भी है जिस तरह की चल रही है, उसमें सबसे पहला हमारा सवाल ये बनता है कि वहां, क्योंकि ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी आएगी, गठबंधन महागठबंधन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर के वहां जो बीजेपी के नेता है और मीडिया, वो लोग बहुत परेशान है इसको लेकर। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह पहले भी होता आया है। पार्लियामेंट चुनाव में भी इस तरह की परिस्थितियां बनी थी, लेकिन जनता फैसला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में लिया और जो बिहार में चल रहा है, जो इसमें वातावरण वहां का है, वह निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन वहां चुनाव जीतेगी। जनता सब जान चुकी है, जनता सब समझ रही है और मूल रूप से जो तेजस्वी ने नए लड़कों को, नए नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है और जो विकास के काम किए हैं, आज पूरे प्रदेश की जनता तेजस्वी के साथ आना चाहती है। और जो इंडिया गठबंधन है, जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, आपके दीपांकर भट्टाचार्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के मालिक हैं, अन्य गठबंधन, वो लोग बखूबी एक साथ रह करके काम कर रहे हैं। मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया चिल्लाने का काम करती है, वो जो कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, एक सवाल जो है कि सुनील जी से बोलेंगे हम लोग। सर, एक सवाल ये बनता है कि क्वालिफिकेशन वाइज आप इंजीनियर हैं और खास करके जो रोजगार को लेकर के जो बातें हो रही हैं, ऐसे में तकरीबन बिहार में करीब 20 साल नीतीश जी सत्ता में रहे। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी वो अपने प्रचार में जो लालू जी के कार्यकाल की खामियां थी उनको गिना रहे हैं। 20 साल उनको सत्ता में रहने के बाद ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी ही यही कर रही है और उनके साथ जो जो रहा है वो भी यही कर रहा है। आप बीजेपी का कोई एक सिंगल काम बताओ, नीतीश जी को तो मैं सेकंड पे लेता हूँ, आप बीजेपी का एक सिंगल काम बताओ जो इन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किया हो किसी भी प्रदेश में या नेशनल लेवल पे किसी भी चीज को। ये बस नाम बदल बदल के जो पुरानी योजनाएं थी उसको एक नया नाम दे के इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने कोशिश की और जो भी कोशिशें इन्होंने की वो भी कंप्लीट नहीं हुई, वाहियात तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हुई। आज तेजस्वी यादव जी कम से कम ये क्लेम तो कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने राज्य में रोजगार दिया। नीतीश जी रोजगार देने का कुछ क्लेम कर पा रहे हैं? अपने अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने रोजगार की कोई बात की हो या इस तरह की कुछ? बिहार में खुद भी पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारी रोजगार के नाम पे पेपर लीक का हवाला है और कुछ नहीं है। इनके पास अपना स्टार्ट किया हुआ कुछ नहीं है कि पुरानी कुछ ग्लिचेज जो होती हैं ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच का, उसका ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ नीतीश जी नहीं, पूरी बीजेपी सरकार ही। एक सवाल और इसमें हम आप दोनों लोगों से जो है कि एक साथ करना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी दे दिया, जब नीतीश जी के समर्थन से ही सरकार बनी हुई थी। इस पर हर बार जो है कि नीतीश जी बचते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के तमाम नेता भी बचते हुए नजर आते हैं। इवन देन वो सभी मुख्यमंत्री, जिन मुख्यमंत्रियों को वहां प्रचार के लिए उतारा गया है, वो लोग भी बचते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? पहले सर आपसे लेंगे, फिर उसके बाद। देखिए, बीजेपी का विकास, नौकरी कभी एजेंडा नहीं रहा है। बीजेपी का एजेंडा नफरत, एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा करके देश की राजनीति में सत्ता पाने का रहा है।
वो इस देश की जनता गरीब है, गंवार है, इसके कारण वो गरीब जनता को वर्गलाने में कामयाब रहते हैं, मूल रूप से धर्म और जात के आधार पर। तो उनके लिए नौकरी और विकास कोई मुद्दा नहीं। इस नाते इस बात पे वो चर्चा नहीं करते। चर्चा किस पे करेंगे? बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को पहले के, जिसके बाद कई चुनाव हो चुके हैं, तमाम व्यवस्था बदल चुकी है। ऐसा नहीं कि आज बिहार में कानून व्यवस्था बड़ी ठीक हो गई है। आज बिहार में कानून व्यवस्था बहुत खराब स्थिति है। आज रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज घरों में घुस करके मार रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है इस चीज को नहीं प्रचारित करेगा। आज बिहार की स्थिति जो पहले की स्थिति रही नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू की, आज वो नहीं रह गई। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो चूंकि गोदी मीडिया उनके साथ है, गोदी मीडिया जो प्रचार कर रही है वो केवल सुशासन बाबू के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, धर्म के बारे में, जात के नाम पर तफरके जो पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान के नाम पर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। तो इस नाते वह समझते हैं कि हर बार हम इस पे कामयाब रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि यह बार बार ये काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। अब की बार बिहार में भी ये काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली। सर यही सवाल आपसे, आपका भी ऐसा है कि हम जब कई सौ सालों पहले जब जाति धर्म तो उस समय नहीं हावी था, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था में बटे तो वो हावी हुआ और हमारे देश पर जो है हमला हुआ और हम गुलाम हो गए। फिर हिंदू मुस्लिम में अंग्रेजों ने बांटा, फिर उन्होंने कई सौ सालों तक राज किया। और बीजेपी के लोग ना, इनकी मानसिकता आरएसएस की विचारधारा से आती है, और आरएसएस ने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की है और अंग्रेजों की ही नीतियां इन्होंने फॉलो की है। तो आज भी वो बिहार में वही कर रहे हैं, बांटने काटने वाली बातें कर रहे हैं और इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक सवाल और उत्तर प्रदेश को लेकर के। अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में और खास करके महिला अपराध के मामले में, नंबर 1 पे है। योगी जी का एक स्टेटमेंट ध्यान आता है, वो कहते थे कि अपराधियों को हम पाताल से ढूंढ निकालेंगे, और उसके बाद जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं या भाग जाएंगे। लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं अभी के, वो रिसेंट अगर जो आंकड़े दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं और इस पर सर आप लोगों का व्यू क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है, और दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत होते हुए झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे समाज में ये होता है कि साधु संत झूठ नहीं बोलते। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात का हवाला देते हैं कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, अपराधी या तो जेलों में या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो फिर अपराध हो कैसे रहे हैं? रोज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, फिर किस कारण हो रहे हैं? ये निश्चित तौर पर यहाँ न अपराध रुका है, न घटनाएं बंद हैं, इनके लोग बाहर हैं। मोदी जी की सजातीय बंधु जो अपराधी हैं वो बाहर वो घटनाएं करा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पिछड़े दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज को डराने के लिए ये घटनाएं करा रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं, दमन अत्याचार के खिलाफ जब आवाज बुलंद होती है तो सत्ताधारी कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं। नेपाल उसका उदाहरण है, बांग्लादेश उदाहरण है, श्रीलंका उदाहरण है। ये टिकने वाले नहीं, 2027 में कुर्सी छोड़ के पहले भाग जाएंगे। एक सवाल और, जेनजी जनरेशन को लेकर के सर, यह सवाल आपसे है क्योंकि मैं जेनजी नहीं हूँ। नहीं, जेनजी नहीं है, लेकिन ये सवाल ठीक है, सवाल आपसे है जनरेशन को लेकर के। इंडोनेशिया की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति और बगल में ही नेपाल। राहुल गांधी जी ने जेनजी शब्द का जब इस्तेमाल किया तो उसके बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मची। इस खलबली का कारण कुछ सर गेस कर सकते हैं? इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलाई थी इन्होंने,
ये जेनजी उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करता था। और राहुल गांधी ने ऐसा शब्द पकड़ लिया कि ये सोशल मीडिया अब भाजपा के गले की हड्डी बन चुका है ना। तो ये इनको परेशान कर रहा है ना, इस वजह से ये थोड़े अकला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बाकी जेनजी अब धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि क्या दकियानूसी बातें हैं। हमको सरस्वती कहाँ मिलेंगी, किताबों में मिलेंगी कि कहीं खेत खिताने में मिलेंगी, या लक्ष्मी आपको नारायण बनने से मिलेंगी। ये सारी बातें उनको ना समझ में आने लग गई हैं कि कौन पाखंड कर रहा है और कौन सही सनातनी है, कौन सही हिंदू है, कौन असली धर्मवादी है और कौन नकली है, कौन उसके नाम पे सिर्फ पाखंड कर रहा है। चाचा जी का एक बयान चल रहा है अभी फेसबुक पे, आपने देखा होगा, दीपोत्सव के नाम पे इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च किए और वो करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद उस पे झाड़ू चल रही है और उस पे जो दिए में तेल बचे हुए हैं उनको जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उसको अपने घर लेके जा रहे हैं। वो योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। हम वो हिंदूवादी हैं जो ये देख रहे हैं कि कोई गरीब जो है ना, जिसके अंदर घर में शायद तेल भी नहीं है बनाने के लिए, है ना, वो नकली हिंदुत्व तो हमसे होगा नहीं। हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे और जेनजी को भी ये बात समझाते रहेंगे। हम लोग को तो शायद वो मिलेनिया कहते हैं, पता नहीं, लेकिन हम उनको भी ये बात समझाते रहेंगे कि कहाँ नकली हिंदुत्व चल रहा है, कहाँ असली हिंदुत्व चल रहा है, वो देखो। और वो लोग देख भी रहे, समझ रहे हैं और धीरे धीरे ना सत्ता को, ऐसी नकली सत्ता को फाड़ने का काम भी कर रहे हैं। हमने उदाहरण देख लिया। हमारे साथ हैं एक कलाकार, इनका परिचय इन्हीं से लेंगे और छोटा सा एक जो है कि चाहेंगे कि गाना भी सुनाए, तो अपना परिचय दीजिए आप। भैया मेरा नाम ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू है और मैं समाजवादी का एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। तो आज चाचा जी और भैया जी हमारे यहाँ आए, बहुत दिन से हार्दिक इच्छा थी कि हमारे यहाँ ये लोग आए और आज ये भी हमारा सपना पूरा हुआ है और बहुत ही आज हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा जो है कि इन्होंने कुछ गीत लिखा है और चाहेंगे कि अगर एक बार आप गुनगुना दे तो हमारे लिए। लिखे नहीं लेकिन एक गीत है वही नेताजी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर, अखिलेश जी का। और क्या लड़ेगा कोई, और क्या लड़ेगा कोई यूपी के इस जमाज से, गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से, गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। और सत्ता कुर्सी लालच नहीं विकास इनका नारा है, पिछड़े दलित शोषित वंचित के अखिलेश सहारा है। और पिछड़ा दलित जाग उठा है, अरे पिछड़ा दलित जाग उठा है इनके ही प्रयास से, गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से, गूंज उठी है संसद अखिलेश की आवाज से। तो दोस्तों इसी के साथ जो है कि हम इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।